नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कोचिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने जो नए चैनल पर ग्लोबल कोचिंग पर जो क्लासेस शुरू की हैं वो आपको डे बाय डे मिल रही होंगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं, जैसे ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, कॉन्सेप्ट विद फैक्ट वाली सीरीज जो चल रही है, ये आपके एग्जाम के नज़रिए से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो एक नया लेक्चर आज भी मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर रहने वाला है मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ। और पृथ्वी की गतियाँ में हम जानेंगे यानी पृथ्वी किस किस प्रकार की गति करती है वो देखेंगे। उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में क्या पड़ता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। देखते हैं ना, आज का जो टॉपिक है उसे ले देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी है, एक तरीके से इसे ये मान लीजिएगा एक ग्लोब है, ये पृथ्वी है। ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। ये जो रोटेट कर रही है, ये जो रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। यानी इसके जो चक्रीय गति है पृथ्वी की, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है, घूर्णन कर रही है, तो इसका हमें महसूस नहीं होता, हम फील नहीं कर पाते कि पृथ्वी घूम रही है। यदि पूरा वातावरण की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें या मनुष्य की बात करें, जो वो पृथ्वी पर स्थित है या पृथ्वी पर है, अपनी कार्य प्रणाली को संभव बना रहा, अपनी जीवन शैली को संभव पृथ्वी पर रह करके बना रहा है, तो अगर पृथ्वी घूम रही है तो इसका हमें फील नहीं हो पा रहा, महसूस भी नहीं कर पा रहे कि पृथ्वी घूमती है। इसका क्या कारण है, इस बात पर चर्चा करेंगे। यदि पृथ्वी घूम रही है, यदि पृथ्वी घूमती नहीं, घूमती नहीं, तो इसका हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता, एक बार इस पर चर्चा करते हैं। क्लास तो शुरू करेंगे ही। ये जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, ये सामान्य जागरूकता के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट होने वाला ही है, लेकिन आपके एग्जाम के नज़रिए से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि पृथ्वी घूम रही है तो इसका महसूस नहीं होता, इसका क्या कारण है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना। कई लोगों को यही समस्या इसमें रहती है कि यदि पृथ्वी लट्टू की भांति घूम रही है या लट्टू के रूप में घूम रही है, गोलाकार स्वरूप में घूम रही है, तो इसका हमें महसूस नहीं हो रहा है कि पृथ्वी घूम रही है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना, कंटिन्यूसली बननी, यानी पृथ्वी दो गति एक साथ कर रही है, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य की जो परिक्रमा एक साथ, दोनों गतियां एक साथ कर रही हैं। इस कारण से हमें पृथ्वी पर या पृथ्वी के घूमने का महसूस या फील ये चीज नहीं होती है। क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि पृथ्वी घूमती नहीं, यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो हमारी वायुमंडलीय घटनाओं पर या हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता, इस चीज की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि पृथ्वी घूमती नहीं, इसके कई प्रमाण हमें मिले हैं। यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो पृथ्वी के हमेशा एक ही हिस्से पर प्रकाश होता और एक हिस्से पर अंधेरा होता। यूं कह सकते हैं कि एक हिस्से पर हमेशा दिन होता और पृथ्वी के एक हिस्से पर हमेशा रात होती। इसके भी प्रमाण की बात करेंगे आगे। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गतियों से, शुरुआत करते हैं इस चीज को कि पृथ्वी की जो गति, जो पृथ्वी कर रही है, जो घूम चक्कर लगा रही है, ये कितने प्रकार की गति पृथ्वी करती है, उस बात पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से ये कितनी चीज इंपॉर्टेंट
हो सकती है, या आने वाले पिछले समय में यहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। यदि मैं पृथ्वी की गति की बात करता हूं तो पृथ्वी मुख्यतः दो प्रकार की गति करती है भाई। कौन कौन सी? आप कहते हैं जी, एक तो घूर्णन गति करती है, एक तो घूर्णन गति करती है, इसी को हम कहते हैं दैनिक गति। दैनिक गति। इसी का एक दूसरा नाम है परिभ्रमण गति। जी हाँ, परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण। ये तीनों एक ही नाम है। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं रोटेशन। रोटेशन। दूसरी गति है परिक्रमण गति। इन दोनों गतियों के एक साथ क्रमवत होने के कारण ही हमें पृथ्वी जो रोटेट कर रही है, चक्कर लगा रही है, उसका एहसास नहीं होता है। परिक्रमण गति। क्लियर? अगर हम इनमें बात करें घूर्णन गति की, या दैनिक गति की, या परिभ्रमण गति की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ साथ अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। कहने का मतलब, पृथ्वी अपने अक्षीय झुकाव के साथ, या अपने अक्षीय झुकाव के साथ जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। अब पृथ्वी अपने अक्षीय झुकाव के साथ यह जो चक्कर है, ये कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपना जो घूर्णन अवधि है, ये कह सकते हैं पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है, या घूर्णन काल है, या दैनिक या परिभ्रमण काल है, ये क्या है, कितना है? तो पृथ्वी अपना एक चक्कर या अपनी घूर्णन अवधि लगभग 23 घंटा 56 मिनट और ऑलमोस्ट 4 सेकंड में पूरा करती है। 4 सेकंड में पूरा करती है। क्लियर? आई होप ये आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। लगभग इसी को हम क्या मान करके चलते हैं? इसी को हम लगभग 24 घंटा मान करके चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 24 घंटा। जिसके कारण दिन और रात की उत्पत्ति होती है। इसी को क्या कहते हैं? 24 घंटे को। यानी एक दिन की अवधि हम कितनी मान करके चलते हैं? 24 घंटा। लेकिन एक्चुअल में ये जो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर रही है। पूरा पूरा 24 घंटे नहीं, लेकिन सुविधा के लिए हम इस चीज को 24 घंटा मान लेते हैं। ये लगभग इस चीज को हम मान करके चलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर दिन और रात जो हुए हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुए हैं। इसका एक प्रभाव ये देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव के साथ अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी का जो अक्ष है, इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष जो 23.5 डिग्री है, इसके कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा तल से कितना? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अक्ष की बात कर रहे हैं कि ये अक्ष क्या चीज है, इस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। क्या है भाई? अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर? जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव
तक है। कहने का मतलब ये है इसी के सहारे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसी के सहारे, इस अक्ष के सहारे जो 23.5 डिग्री झुकाव बनाता है पृथ्वी के साथ, इसी के सहारे चक्कर पृथ्वी लगा रही है। किसका चक्कर लगा रही है? अपना चक्कर लगा रही है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो दैनिक गति का प्रभाव है वो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव क्या देखते हैं? कि प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, अगर हम घूर्णन गति के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज मिली है कि दिन और रात का होना। क्या? दिन और रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही संभव होता है। नेक्स्ट, जो पवनों की दिशा में हम अपने वायुमंडलीय घटनाओं में देखते हैं कि पवनों की दिशा में जो परिवर्तन देखते हैं, हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन देखते हैं, वो किस कारण से होता है? वो कोरियोलिस बल के कारण होता है। तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर कोरियोलिस बल की उत्पत्ति घूर्णन के कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। घूर्णन गति के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। और नेक्स्ट इसका प्रभाव हो सकता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति। क्लियर? ये आपको समझ में आया होगा। आपसे पूछ लेगा कि दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। यदि हम बात करते हैं कोरियोलिस बल की, तो कोरियोलिस बल जो है पवनों की दिशा में को अस्थिर करने, यानी उनकी दिशा को मोड़ने, यानी उनकी दिशा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति जो होती है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव का एक परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दूसरी जो नेक्स्ट गति है वो है परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति। इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसे देख लेते हैं। पृथ्वी, जैसा कि हमने बताया, पृथ्वी दो गतियां करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है। कहने का मतलब ये है, यदि ये हमारा सूर्य है, यदि ये हमारा सूर्य है, तो इसके दीर्घवृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, अलग अलग स्थितियां हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गति करती है। क्लियर? यदि ये सन है तो पृथ्वी की अलग अलग स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर लगाती है। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा लगाए गए चक्कर को ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। यदि हम पृथ्वी के परिक्रमण काल की बात करते हैं, यदि हम पृथ्वी के परिक्रमण काल की बात करते हैं, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल लगभग 365 दिन के बराबर होता है। ऑलमोस्ट, अगर हम एक सटीक इसकी बात करें तो लगभग 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट के बराबर होता है। इसकी अगर परिक्रमण काल की बात करें, ठीक, परिक्रमण काल वह काल है जिस अवधि में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है।
क्या है भाई परिक्रमण काल? परिक्रमण काल एक ऐसी अवधि है या एक ऐसा काल है जिसमें पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा रही है। तो ये कितना होता है? ये 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट। क्लियर? आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, सूर्य का जो एक पूरा चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन हम एक वर्ष को जो मान करके चलते हैं कि एक वर्ष की उत्पत्ति हो गई या एक वर्ष पूरा हो गया, तो हम एक वर्ष 365 दिन का मान करके चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट ये आगे जो 5 घंटा 48 मिनट बचे हैं, इसका क्या होगा? तो हम इस 5 घंटा 48 मिनट को लगभग 6 घंटे मान करके चलते हैं। कितना मान करके चलते हैं? अपनी सुविधा के अनुरूप, ये सुविधा के अनुसार, इसी जो ये समय है इसको हम 6 घंटे मान के चलते हैं। और ये 6 घंटा अगर हम प्रत्येक वर्ष में 365 दिन का एक वर्ष मान करके चल रहे हैं प्रत्येक वर्ष, तो ये 6 घंटा लगातार हर वर्ष आगे बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? हर वर्ष ये घंटे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इस 6 वर्ष को 4 ईयर्स में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 साल में इसकी गुणा कर दें, तो ये कितना निकल करके आता है? 24 घंटे के बराबर निकल करके आता है। कितना निकल करके आता है भाई? ये 24 घंटे के बराबर निकल करके आता है। और हमने पृथ्वी के घूर्णन गति में देखा है कि एक दिन की उत्पत्ति या एक दिन जो होता है वो ऑलमोस्ट 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। और यहाँ से ये 5 घंटा 48 मिनट का जो समय है, इसे हमने लगभग असुविधा के लिए 6 घंटे माना, और 4 साल में ये कितना हो गया? 24 घंटे हो गया। इसीलिए यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। वनडे कितना हो गया? एक एक्स्ट्रा हो गया। तो इस एक्स्ट्रा दिन को हम प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं। कितने में जोड़ देते? प्रत्येक चौथे वर्ष में क्या कर देते हैं बेटा? इसको चौथे वर्ष में इस एक दिन को जोड़ देते हैं। क्लियर? यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस एक दिन को हम जो है क्या कर देते हैं? चौथे वर्ष जोड़ देते हैं। चौथे वर्ष जो दिनों की संख्या होगी, फोर्थ ईयर जो दिनों की संख्या होगी, उस फोर्थ ईयर में दिनों की जो संख्या होने वाली है वो 366 होने वाली है। कितनी होने वाली है भाई? 366 होने वाली है। इसी 366 को हम क्या कहते हैं? इसी 366 को हम लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? 366 को हम लीप ईयर कहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा एक दिन बढ़ा है, ये 28 फरवरी की जगह हम इसको 29 फरवरी कर देते हैं। यानी इस दिन को हम फरवरी माह में जोड़ करके देख लेते हैं। यानी वह वर्ष जिसमें फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होती है। ये कैलेंडर वाले टॉपिक जो रीजनिंग का आप पढ़ते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है। उसमें तो आप बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ते हैं कि कौन सा वर्ष लीप ईयर होगा या नहीं। हम तो सिर्फ इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं पृथ्वी की, कि किस कारण रोटेट कर रही है या पृथ्वी का परिक्रमण गति कर रही है, तो उसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है, उसी की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो फरवरी माह में जो 3 वर्षों तक फरवरी माह में दिनों की संख्या 28 होती है, और चौथे वर्ष ये दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 29 दिन हो जाती है। और जिस माह में फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होती है, तो ऐसे वर्ष को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लीप ईयर कहते हैं। तो ये रही इसके परिक्रमण गति या परिक्रमण गति के प्रभाव की बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या प्रभाव परिक्रमण गति का हो सकता है। क्लियर? आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम परिक्रमण गति के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। परिक्रमण गति के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में या मौसम की ऋतु परिवर्तन में इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, उस चीज पर हम यहाँ पर एक बार पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। आपके लिए मेरी ओर से यही सलाह है कि आप जैसे मैं लिख रहा हूँ या कोई बात बता रहा हूँ या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, कोई फैक्ट्स आपको समझा रहा हूँ, तो आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी बताता हूँ कि कौन सा पॉइंट जो है या कौन सी लाइन जो है, कौन सा सेंटेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप भी उसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो प्रभाव हो सकता है, दिन व रात का छोटा और बड़ा होना। दिन व रात का
छोटा बड़ा होना, ये क्या है भाई? आप अपने दैनिक जीवन में ऋतुवत परिवर्तन के अकॉर्डिंग, मौसम परिवर्तन के अकॉर्डिंग दिन व रात छोटा बड़ा देखते हैं, ये परिक्रमण गति का प्रभाव है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो आप अपने उत्तरी गोलार्ध में ये देखते हैं कि यदि दिसंबर का महीना है, नवंबर का महीना है, तो आप यहाँ पर रात की अवधि बड़ी देखते हैं और दिन की अवधि छोटी देखते हैं। वहीं अगर जून का महीना है तो जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु में ऐसी स्थिति में दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। तो यहीं पर यही इसका ही प्रभाव है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जो है, मौसमी दशाएं जो परिवर्तित होती हैं कि अभी शरद ऋतु है, अब नेक्स्ट शीत ऋतु है, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी। तो ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है ये पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव है। क्लियर? नेक्स्ट विषुव की स्थिति समझाएंगे। विषुव क्या होता है? विषुव, उपसौर, उपसौर क्या होता है ये भी आपको समझाएंगे। एंड अपसौर का होना, ये क्या कंडीशन है, ये क्या टर्मिनोलॉजी मैंने तीन लिख दी, अपसौर, उपसौर और विषुव। ये तीनों घटनाएं परिक्रमण गति के प्रभाव के कारण हमें अपने वायुमंडलीय या दैनिक जीवन में या पृथ्वी की गति में देखने को मिलती हैं। इसका क्या प्रभाव हम देखते हैं उस चीज की चर्चा नेक्स्ट करेंगे। ठीक? क्लियर? एक और हो सकता है पॉइंट, ध्रुवों पर 6 माह का दिन, ये कैसे होता है ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात की भी चर्चा करेंगे। क्लियर? दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना, विषुव, अपसौर, उपसौर की स्थिति का होना, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का होना, इस चीज की भी हम एक बार चर्चा करेंगे। तो यहां पर यह प्रभाव है परिक्रमण गति का। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ऋतु परिवर्तित हो रही है, यदि ऋतु परिवर्तित हो रही है, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, मौसमी घटनाएं बदल रही हैं, मौसम मौसम चेंज हो रहा है, तो ये किसका प्रभाव है? सूर्य की किरणों का। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी के किसी हिस्से पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कुछ पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कुछ ऐसी स्थिति भी बनती है कि पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर सूर्य की किरणें तिरछी भी पड़ती है। यदि तिरछी पड़ेंगी तो सूर्य का तापमान की स्थिति कम हो जाएगी। यदि पृथ्वी पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं जिस स्थान पर, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर तापमान अधिक होगा, वहां पर प्रकाश अधिक दिखेगा, यानी वहां वो हिस्सा अधिक प्रकाशित होगा। तो देख लेते हैं पृथ्वी की स्थितियां। यहां पर हम देखेंगे सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थितियां, पॉइंट है ठीक। क्लियर? ये सन है, अलग अलग अगर मैं पृथ्वी की स्थिति की बात करता हूं, अर्थ, अर्थ, अर्थ,
ये पृथ्वी की अलग अलग स्थिति है। यानी पृथ्वी अलग अलग स्थिति में जब होती है, यानी यहाँ पर होगी, ये मान के चलिएगा ये 21 जून की स्थिति है। किसकी स्थिति है भाई? 21 जून की स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, इस चीज को देखेंगे। जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध प्रकाशित होता है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध प्रकाशित होता है सूर्य के द्वारा, तो 21 जून को क्या स्थिति बनती है। अब इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 21 मार्च की कंडीशन में क्या स्थिति बनती है, ये इस चीज को देख लेते हैं। 22 दिसंबर की स्थिति में क्या बनता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है 23 मार्च को क्या स्थिति बन सकती है। तो चर्चा करते हैं हम यहाँ पर 21 मार्च की स्थिति की। देखिए 21 मार्च के बाद ये 21 जून या 22 जून हो सकता है, एक दो डेट आगे पीछे हो सकती है। वैसे ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। 21 मार्च से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के द्वारा प्रकाशित होने लगता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 21 मार्च से पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध प्रकाशित होने लगता है। यानी प्रकाश जो है अब विषुवत रेखा से, ये कह सकते हैं यहां से कर्क रेखा की ओर विस्थापित होने लगता है। क्लियर? यहां से इधर की ओर प्रकाशित होने लगता है, इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में प्रकाशित होने लगता है 21 मार्च से। और ये स्थिति 21 मार्च से 23 सितंबर तक पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है, यानी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध प्रकाशित होता है। इस चीज को देख लेते हैं। जब ये कंडीशन बनेगी तो नंबर 1 कंडीशन क्या बनेगी? सबसे पहली बात, ये 21 जून की स्थिति को हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये कह सकते हैं हम उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में ये स्थिति बनेगी। क्या बनेगी उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में? ग्रीष्म अयनांत कह सकते हैं इसको। दूसरी कंडीशन, इसी को उत्तरायण भी कह सकते हैं, सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण भी कह सकते हैं इसी चीज को। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है यहां पर? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। क्लियर? लंबवत चमकती हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे बड़ा तथा रात छोटी होती है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? 21 जून की स्थिति को जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ने के कारण 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को हम ग्रीष्म अयनांत या उत्तरायण भी कहते हैं। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है 21 मार्च से प्रकाशित होना प्रारंभ होता है और 23 सितंबर तक होता है। इस स्थिति में ये वाली जो यहाँ से लेकर के ये 6 महीने की या 6 माह की स्थिति है, इस स्थिति में यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से प्रारंभ होता है। इस चीज को आप समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब जब उत्तरी गोलार्ध जो है इस 6 महीने के लिए यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, या 21 जून को लंबवत पड़ती हैं, 21 मार्च से प्रारंभ होकर के 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध प्रकाशित होता है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव ऐसी स्थिति में 6 माह तक प्रकाशित रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में 6 माह का दिन कहते हैं।
अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें इस स्थिति में अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्या होती है भाई दक्षिणी गोलार्ध में? यहाँ पर शीत ऋतु होती है। यहाँ पर मकर रेखा के निकट रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। क्लियर? तो और यहाँ पर जो इसका दक्षिणी ध्रुव होगा, यहाँ पर 6 माह तक अंधेरा होगा। क्या होगा? 6 माह तक अंधेरा होगा, सूर्य का प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेंगी। इसीलिए इस 21 जून वाली स्थिति को, या 21 मार्च से 23 सितंबर, ये 23 सितंबर है, 23 सितंबर वाली स्थिति को दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने तक क्या रहता है? अंधेरा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्लियर? हमने 21 जून की स्थिति को देखा। अब हम देखते हैं 22 दिसंबर की स्थिति को। किसको देखते हैं? 22 दिसंबर की स्थिति को। अगर हम 22 दिसंबर की स्थिति की चर्चा करते हैं, जब पृथ्वी 22 दिसंबर के निकट होती है, यानी 22 दिसंबर वाली स्थिति के कारण हमारे पृथ्वी पर क्या स्थितियां बनती है, उस चीज को देख लेते हैं। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कहने का मतलब यह है 21 जून की स्थिति और 22 दिसंबर की स्थिति एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कैसे? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में। 21 जून और 22 दिसंबर ये दोनों तिथियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये दोनों की दोनों जो तिथियां हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण मकर रेखा पर 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। कहां होती है भाई? मकर रेखा पर। और मकर रेखा कहां? दक्षिणी गोलार्ध में। ये वाला पॉइंट जो है दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में। कह सकते हैं 21 जून को यदि कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। और ये मकर रेखा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो इस वाली स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति बनेगी? उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति बनेगी कि यहाँ पर अब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे। कहने का मतलब शीत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। यानी इस स्थिति में, दक्षिणी गोलार्ध वाली स्थिति में 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? पूर्ण रूप से शीत ऋतु होगी। क्या होगी भाई? शीत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? हमें दिन छोटे और रातें बड़ी देखने को मिलती है। क्लियर? इस वाली स्थिति को दक्षिणायन भी कहते हैं। सूर्य का दक्षिणायन भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? दक्षिणायन कहते हैं। ठीक? या दक्षिण आयनांत भी इस नाम से इसको जाना जाता है, दक्षिण आयनांत। क्लियर? अब ये जो स्थिति स्टार्ट होती है दक्षिणी गोलार्ध वाली, यानी सूर्य का जो प्रकाश है,
सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को जो प्रकाशित करता है वो 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक करता है। कब करता है? 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक सूर्य के द्वारा पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध प्रकाशित होता है। अब इस स्थिति में क्या होगा? जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वो 6 माह के लिए प्रकाशित होगा। 6 माह के लिए क्या हो जाएगा? सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा। अब इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे भाई? दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह के लिए दिन हो जाएगा, इसी स्थिति को कहेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अब गर्मी रहेगी, यहाँ पर दिन बड़े रहेंगे, रातें छोटी रहेंगी। क्लियर? अब हम देख लेते हैं ये 23 सितंबर की स्थिति और 21 मार्च की स्थिति क्या है। इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर क्या पॉइंट बन सकते हैं? ये जो 23 सितंबर की स्थिति होती है या 21 मार्च की स्थिति होती है, इन दोनों तिथियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यानी पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात क्या होती हैं? दिन व रात की अवधि समान होती है। क्लियर? तो ये दोनों स्थिति है, इन दोनों ही स्थिति के कारण विषुव की स्थिति बनती है। किसकी स्थिति बनती है? विषुव की स्थिति बनती है। तो देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। 21 मार्च एवं 23 सितंबर। क्लियर? तो सबसे पहले इन दोनों तिथियों को क्या कहा जाता है? विषुव की स्थिति बनती है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इक्विनॉक्स। क्या कह सकते हैं भाई? इसको कह सकते हैं इक्विनॉक्स। इन दोनों तिथियों को दिन व रात की अवधि समान होती है। कहने का मतलब यह है संपूर्ण विश्व में इन दोनों तिथि को दिन और रात समान होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है किस तिथि को दिन और रात समान होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात समान होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें इन दोनों तिथियों को लंबवत पड़ती हैं, बराबर रूप से पड़ती हैं। क्लियर? या आप ये बात समझ गए? इन दोनों तिथियों को सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम जो बात करी विषुव की, किसकी बात करी हमने? यहाँ पर जो बात करी है वो विषुव की करी है। हमने जो बात करी यहाँ पर विषुव की करी है। तो 21 मार्च को किस विषुव के नाम से जाना जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में आपसे पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। इक्कीस मार्च की स्थिति को हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। और 23 सितंबर की स्थिति को हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं। और ये जो स्थिति दोनों बनी है, ये दोनों स्थिति बनी है, ये उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में है। इसके संदर्भ में भाई? उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उत्तरी गोलार्ध भी ना दे, कि बसंत विषुव कब होता है, किस तिथि को बसंत विषुव होता है, तो 21 मार्च को होता है। शरद विषुव कब होता है, तो शरद विषुव जो होता है वो सितंबर माह में होता है। कहने का मतलब एक एग्जैक्ट डेट है
23 सितंबर को होता है। ये दोनों की दोनों स्थितियां क्या कहलाती हैं? विषुव कहलाती हैं। अगर इसी चीज को हम दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में देखते हैं तो 23 सितंबर को वहां क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, बसंत विषुव हो जाएगा। 21 मार्च को वहां क्या हो जाएगा? 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव हो जाएगा। तो यहां पर हमने इस विषुव की चर्चा करी। एक और चर्चा कर लेते हैं। अब हमने विषुव की चर्चा हो गई, एक चर्चा यहाँ पर, एक बात यहाँ पर पॉइंट रह गया, अपसौर और उपसौर की स्थिति का पॉइंट यहाँ पर रह गया है। उपसौर, उपसौर क्या स्थिति है और अपसौर क्या स्थिति है? अगर हम बात करें इन दोनों पॉइंट्स की तो यहाँ पर उपसौर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समझिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी निकटतम होती है, जब एक वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण करते हुए या सूर्य के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होगी तो उस स्थिति को ही हम क्या कहेंगे? उपसौर की स्थिति कहेंगे। क्या लिख सकते हैं इसे? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा करते हुए सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, निकटतम दूरी पर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उपसौर कहते हैं। ये निकटतम दूरी लगभग 147 मिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। आपसे अगर पूछे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी को यदि हम उपसौर कहते हैं तो ये निकटतम दूरी कितनी है? 147 मिलियन किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है। अगर हम अपसौर की बात करते हैं तो अपसौर और उपसौर एक दूसरे के विपरीत ही मान के चलिएगा। यहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है या निकटतम दूरी होती है, तो यहां पर क्या होगी? अधिकतम दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? अधिकतम हो जाएगी। मान लीजिएगा ये सन है और जब पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जब अधिकतम दूरी होगी सूर्य के और पृथ्वी की तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे अपसौर। जब, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख लेते हैं इसका, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा करते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर कहा जाता है। और ये दूरी कितनी होती है? ये दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। लगभग 152 मिलियन किलोमीटर ये दूरी होती है। क्लियर? तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। हमने देखा पृथ्वी की अलग अलग स्थितियों में जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उस प्रभाव की चर्चा करी है। हमने चर्चा करी है कि पृथ्वी जब अलग अलग स्थितियों में है तो 21 जून की स्थिति को देखा, 21 जून की स्थिति के बाद हमने 22 दिसंबर की स्थिति को देखा कि हमारी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर हमने विषुव की स्थिति को देखा, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को देखा, और अब हमने लास्ट में अपसौर और उपसौर की स्थिति को देखा। नेक्स्ट और भी कई सारी भौगोलिक ऐसी घटनाएं हैं, ज्योग्राफिकल ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है, इन्हें भी देख लेते हैं।
सूर्य ग्रहण क्या है भाई? सूर्य ग्रहण को देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम देखेंगे चंद्र ग्रहण को कि क्या घटनाएं हैं अंतरिक्ष में होने वाली, ये क्या घटना है, कैसे होती है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है, उस चीज की चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिएगा ये सन है, सन है, ये मून है, और ये अर्थ है, और एम फॉर मून। कहने का मतलब ये है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्या इसका क्या मतलब हो रहा है, ये इस स्थिति में है। ये मान लीजिएगा अगर सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? ये पृथ्वी के चारों ओर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और जब ये तीनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के बीच में या एक लीनियर लाइन में आ जाते हैं, एक रेखीय स्थिति में आ जाते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो क्या घटना हमें देखने को मिलती है, उसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर इस चीज को देखिएगा, ठीक। ये जो स्थिति है, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति है। किसकी स्थिति है भाई? सूर्य ग्रहण की स्थिति है। सूर्य ग्रहण की स्थिति है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, जब एक डेफिनेशन इसकी बना लेते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है भाई? अमावस्या को होता है। कब होता है? हमेशा अमावस्या को होगा। जब भी होगा, अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। प्रत्येक अमावस्या को होता है? नहीं, प्रत्येक माह की अमावस्या को होता है? जी नहीं, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को तो होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। इसका क्या कारण है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो प्रत्येक माह की अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। प्रत्येक माह की अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता, अभी चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। एक बार इसको राइट कर लेते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को एक रेखीय स्थिति बन जाती है। यानी ये सूर्य है, ये चंद्रमा बीच में आ गया, और ये पृथ्वी है। तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर तो पड़ता है, लेकिन चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। यानी इस स्थिति में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़ करके चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो इस स्थिति को क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पड़कर चंद्रमा की छाया या परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। क्लियर है? यहां तक
कोई डाउट? तो ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो प्रत्येक हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है? हमेशा जब भी होगा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होगा, लेकिन प्रत्येक माह की अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के कक्षा तल में, किसके कक्षा तल में, किसके भाई? चंद्रमा के, चंद्रमा के कक्षा तल में 5 डिग्री का झुकाव देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 5 डिग्री अक्षीय झुकाव देखने के कारण, चंद्रमा के कक्षा तल में ये झुकाव होने के कारण प्रत्येक माह की अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्लियर? आई होप सूर्य ग्रहण के बारे में जो फैक्ट होते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्थिति को देख लेते हैं। ये सन है, अर्थ है, और ये मान लीजिएगा मून है। क्लियर? अब यहाँ क्या स्थिति बन सकती है उसी की चर्चा हम कर लेते हैं। क्लियर? देखिए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में चक्कर लगाती हुई जब पृथ्वी एक रेखीय स्थिति में इन दोनों के बीच आ जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है भाई? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़कर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। क्या स्थिति बनती है? चंद्र ग्रहण वाली स्थिति बनती है। किसकी स्थिति बनती है भाई? चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। क्लियर? अब जैसे सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, ऐसे ही चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। कब होता है भाई? पूर्णिमा को होता है, लेकिन पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक माह की पूर्णिमा को नहीं, लेकिन प्रत्येक माह की पूर्णिमा को नहीं होता है। आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पर कोई डाउट्स अगर हो तो क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर इस जो टॉपिक आज का जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर आज का है, जो आज की क्लास है, यहाँ से अगर कोई टॉपिक्स है, कोई डाउट्स है किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आपको आंसर दूंगा।
तो ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो दो घटनाएं घटी हैं, सूर्य ग्रहण और क्या बोलते हैं चंद्र ग्रहण की दो घटनाओं के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। इन दोनों घटनाओं से संबंधित कुछ भौगोलिक शब्दावली है, कुछ ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है जिनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उन्हीं को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिजगी, जिसको हम बोलते हैं सिजगी, क्या बोलते हैं भाई सिजगी, क्या है ये, इसको देख लेते हैं। तो सिजगी वह स्थिति है, सिजगी वह स्थिति है जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक रेखीय स्थिति में होते हैं। किसमें होते हैं भाई? एक लीनियर स्थिति में होते हैं, एक रेखीय स्थिति में होते हैं। तो क्या स्थिति बनती है? सिजगी की स्थिति बनती है। क्लियर? सिजगी वह स्थिति है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक रेखीय स्थिति में होते हैं, तो क्या होता है? सिजगी। और सिजगी की स्थिति में क्या क्या घटनाएं आपने देखी है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो कौन सी घटना घटित हो रही है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही है तो कौन सी घटना घटित हो रही है। हालांकि ये तीनों की तीनों एक ही घटना है, मतलब कि तीनों एक ही रेखीय स्थिति में होती हैं, तो घटना घटित कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिजगी की स्थिति में सूर्य ग्रहण पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर, डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में ना पूछ करके इस शब्दावली या टर्मिनोलॉजी के रूप में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सिजगी की स्थिति में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है भाई? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। अब इस सिजगी की स्थिति को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है युति, युति, दूसरी स्थिति बनती है व्युति। क्लियर? यहां पर सिजगी की स्थिति में दो अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, युति और व्युति। अब युति की स्थिति में हमेशा, युति की स्थिति में हमेशा चंद्र ग्रहण होगा। क्या होगा भाई? चंद्र ग्रहण होगा। और व्युति की स्थिति में हमेशा उल्टा, सॉरी, युति की स्थिति में हमेशा सूर्य ग्रहण होगा और व्युति की स्थिति में हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। क्लियर? यहां से डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन के रूप में हो सकता है एग्जामिनर ना पूछे, पूछ लेगा व्युति क्या है, पूछ लेगा व्युति क्या है, और परिभाषा आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की दे देगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस प्रकार की शब्दावली अगर आपने पढ़ी है, आपने लिखी है, आपने इन चीजों को समझा है, ठीक, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्यों ऐसा मैं इस तरीके से आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, डेफिनेशन से थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी की ओर मैं आपको क्यों लेकर के जा रहा हूं, कि बदलते ट्रेंड के अनुसार इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन या छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक रह गया है जिसे हम बोलते हैं सुपर मून। क्या बोलते हैं भाई? सुपर मून। अब सुपर मून क्या है भाई? सुपर मून, इसको देख लेते हैं क्या है सुपर मून वाली घटना। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मून की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? मून की बात हो रही है। क्लियर? तो यहां पर क्लियर कर लेते हैं, ये अर्थ है, ये पृथ्वी की कक्षा है मान लीजिएगा। यहाँ कई इस स्थिति में रह करके, इस स्थिति में रह करके, इस स्थिति में रह करके, इस स्थिति में रह करके चंद्रमा, अलग अलग स्थितियां मैंने बनाई है यहाँ पर। पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में रह करके चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर लगाता है। क्लियर? जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ऐसे ही पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है भाई?
चंद्रमा कर रहा है। तो ये वैसी ही स्थिति है जैसी अपसौर और उपसौर की है। कैसी है? जैसी अपसौर और उपसौर की है, वैसी स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ की है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है या करते हुए पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है, दूरी पर होता है, निकटतम दूरी पर होता है, तो पंखे बंद कर दें क्या?